नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है जो किसी को भी हजम नहीं हो रही है और बड़े-बड़े राजनीतिक के जो विश्लेषक पंडित हैं, जो सियासतदान हैं, वो भी इस बात को लेकर बहुत हक्के-बक्के हैं कि हरियाणा में जो मीडिया के बड़े-बड़े संस्थान, तमाम एजेंसियाँ इस बात का लेकर बहुत बेफ़िक्र नज़र आ रही थी, बहुत संतुष्ट नज़र आ रही थी। जो एग्ज़िट पोल के आंकड़े थे, उसमें बड़े प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस है वो सत्ता में काबिज ही होने वाली थी कि आज काउंटिंग में सारे का सारा खेल बिगड़ गया। और सारे दर्शक से भी जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें अपनी राय लिखकर भेजिएगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जीतते जीतते दरवाजे से बाहर कैसे चली गई कि वहां पर तीसरी बार, जब कभी हुआ ही नहीं ऐसा हरियाणा की राजनीति में, तीसरी बार फिर से भाजपा ने अपना काबिज कर ली है, सत्ता पर अपनी फिर से दोबारा से मोहर लगा दी है। फिलहाल बीजेपी को 48 सीटें मिल गई हैं और इनेलो को 2 सीटें, अदर्स को 3 सीटें मिली हैं इंडिपेंडेंट को, और वहीं पर कांग्रेस है वो 37 सीटों पर लगभग सिमट कर रह गई है। एग्जिट पोल में ऐसा क्या गलत हुआ कि एग्जिट पोल सारे के सारे धराशायी हो गए, सारे आंकड़े गलत पड़ गए, और जो बात का डर कांग्रेस को शायद कभी नहीं मलाल था, इस बात का जहन में कभी सोचा नहीं था, लेकिन बीजेपी बार बार दावा कर रही थी कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार आने वाली है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले वरिष्ठ पत्रकार महावीर सारन है। लंबे वक्त से वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अलग अलग राज्यों के चुनावी विश्लेषण करते रहे हैं। उनका भी विश्लेषण था, लेकिन वो विश्लेषण करने से इस बार कुछ और सोच रहे थे, और उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था, शायद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। सारन साहब, तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सारन साहब, ये कैसी चाल उल्टी पड़ गई कि इस बार एग्जिट पोल भी सारे फेल हो गए, लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। अब तो कांग्रेस ने भी इस बात का बयान दे दिया कि ईवीएम में गड़बड़ थी, इस वजह से हमारे सारे के सारे जो हम सोच रहे थे बहुमत में आ रहे थे, वो सारे का सारा आंकड़ा पीछे रह गया। भाजपा कह रही है कि हमने तो पहले ही कहा था कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, ठीक वही हुआ। सबसे पहला कारण, आप भी हैरान है इस बात को लेकर या आपको पहले से अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है? नहीं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। मैं पूरे हरियाणा में घूम के आया और मैंने आज से जब चुनाव ये स्टार्ट हुआ उससे पहले एक मैंने वीडियो डाली, क्योंकि मैं तो अभी स्टार्ट किया है काम। तो वो जो वीडियो मैंने डाली उसमें मैंने लिखा कि जो एससी वोटों में जो बीजेपी ने एक नया खेल किया है, एससी वोटों को दो फाड़ करके। और आप अंदाजा लगाओगे, जब मैं यहाँ घूम के आया पूरे प्रदेश में, तो मैंने एक बहुत नजदीकी से इसको चेक किया। उसमें नजदीकी से ये चेक किया कि वो जो बीजेपी ने खेल खेला था एससी वोटों का, जो उन्होंने बंटवारा किया ए और बी सेक्शन में डाल के, तो जो जो वंचित वर्ग का जो एससी वोटर था उससे मैंने जब बातचीत की, उस बातचीत में ये तय हुआ कि वो वोट एक मुश्त जो है बीजेपी के पक्ष में जा रहा था, लेकिन वो साइलेंट था। बीजेपी के उस वहां के प्रत्याशी को भी ये नहीं मालूम था कि वो वोट हमें मिल रहा है। और मैंने यहाँ पे स्पष्ट, मैं इसके बारे में वीडियो तो नहीं मैं बना पाया, लेकिन मैं जहाँ पे मेरा सर्कल है, जहाँ पे मैं बात करता, मैं उनको एक बात कह रहा था कि जिस सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी 10,000 से जीत रही है वो सीट बीजेपी जीत जाएगी। जो बराबरी वाली सीटें हैं और 10,000 तक की अगर लीड कांग्रेस पार्टी की जहां भी है, वो सीट जो बीजेपी जीतेगी। सिर्फ 20,000 25,000 के प्लस की जो सीट है वो सीटें जो है वो कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी। और नतीजा बिल्कुल वही आया है। वही जो ये सब जो सट्टा बाजार, बिल्कुल मैंने कहा ये बिल्कुल फेल होगा। और ये जो 20-22 सीटें ये दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को 60, और ये बड़े बड़े दिग्गज बातें मैं वीडियो इनको सुनता हूँ, सब एक तरफ होकर, उनको ये मालूम नहीं था कि वो जो जाट मतदाता था वो बड़ा वोकल होता है। गांव में जब हम जाते हैं इस बारे में, तो ये चौक पर, बस अड्डे पे ऑलमोस्ट जाट ही बैठे होते हैं, जो जाट बहुल्य गाँव में। उन जाट बहुल्य गाँवों के अंदर जो नॉन जाट है वो वोट जो है वो वोटर है वो काम में लगा होता है। उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो वहां पर आकर ताश खेले या हुक्का गुड़गुड़ाए। तो वो वोटर तो अपने घर में था या अपने काम धंधे में लगा हुआ था, उससे तो किसी ने जाकर पूछा नहीं कि तुम वोट किसको देगा। लेकिन हमने पूछा और हमें उसका इंडिकेट मिल गया। और इंडिकेट में आपको एक उदाहरण देता हूँ बरवाला की। बरवाला में सब वहाँ पे उस दिन में हम गए थे, राहुल गांधी जी आए थे, सब कह रहे थे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और मैंने कहा भाई यहाँ बीजेपी जीत रही है। और कई जगह समीकरण ऐसे थे जहां पर एडवांटेज हुआ कि जाट वोटों में बंटवारा
जहाँ पर हो रहा था समीकरण, जो जातिगत समीकरण जो है वो ऐसे थे कि जाट वोटों में बंटवारा हुआ, वहां पे सीधी एज, जैसे कि आप देखो उचाना सीट हुई है, बादरगढ़ सीट हुई है, ऐसी सीटें जिन पे 3-3 जाट खड़े हो गई और लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर उन्होंने वोट डाला था कांग्रेस के पक्ष में। प्लस एससी वोट, जब बीजेपी को पता लग गया था कि जाट प्लस एससी वोटों की वजह से हम 5 सीटें आ रहे हैं, उन्होंने उसी के बाद में ये कार्रवाई की। उन्होंने जो है ए और बी में बांट के जब बंटवारा किया, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि उन्होंने जो टिकटों का बंटवारा 17 सीटों पे जो किया है, उन 17 सीटों पे उन्होंने 13-14 सीटें जो वंचित वर्ग को दी है, और वंचित वर्ग को देने का उनका मकसद क्या था कि उस वोट को उन्होंने कंसोलिडेट किया, और वो ऑलमोस्ट वो सभी लोग चुनाव वो जीत गए। और दूसरी जगह इनको जिन सीटों पे, क्योंकि एससी वर्ग का वोट पूरे हर एक विधानसभा में 15 से लेके 20% तक होता है, और 15-20% का बहुमत लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। अब जब वो दोनों में 50-50 हो गया, और थोड़ा सा जो है वंचित दूसरा जो वर्ग था वो भी शैलजा की नाराजगी की वजह से वो भी शायद बीजेपी अकाउंट में चला गया होगा, लेकिन वो ना भी जाए तो हर जगह जो एससी वोट है वो तो स्क्वायर ही हो गया, वो तो जितना वोट कांग्रेस को मिला उतने बीजेपी को मिल गया। उसके बाद में बीसी और अदर जो एक इनका प्रचार हुआ खर्ची पर्ची वाला, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज था बीजेपी के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इस वजह से जो है वो बीजेपी जो है वो एज में आ गई, लेकिन इस बात का अंदाजा कोई नहीं भांप पाया। जितने आप वीडियो देखो सब लोग 65-70 तक पहुंच रहे थे, किसी आदमी ने ये नहीं देखा कि जो अंडर करंट है, वो अंडर करंट एक जो जातियां हैं जाट के खिलाफ, जो जातियां हैं वो जातियां सारी एकजुट हो गई। ठीक है सर साहब, आपको लगता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी ना होकर कांग्रेस सिर्फ इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि इस बार कसूती लहर है, एग्जिट पोल कह रहे हैं, और जो वोकल वोटर बोल रहा है इस बार कुछ बड़ा होने वाला और कांग्रेस ही आ रही है, और जमीनी हकीकत से कांग्रेस अनजान थी, क्योंकि डवाली का उदाहरण देखा हमने। नहीं, वो क्या था, नहीं सिरसा में तो आप जातिगत समीकरण से फैसला नहीं होता, आप उससे आगे चले जाइए, फतेहाबाद से आगे चलो आप, वहां पे जातिगत समीकरण काम करते हैं। जब ये तय हो गया था कि मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में बताया कि 100 आदमी अगर से आप पूछो पूरे प्रदेश में कि अगर कांग्रेस की सरकार आ रही तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो 100 के 100 कहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। तो जब ये तय हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो जो गैर जाट था उसको तो कंसोलिडेट होना ही था। अब वो क्यों चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो जाट बने? उन्होंने स्वाद देख लिया, 10 साल हो गए गैर जाट मुख्यमंत्री, पहली बार ये जब प्रयोग हुआ कितने सालों के बाद में, बजराज जी के बाद में गैर जाट मुख्यमंत्री बीजेपी ला रही है। अब जब ये तय हो गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है फिर तो जाट मुख्यमंत्री बनना तय ही है, और गैर जाट जो है इस बात पे कंसोलिडेट हुआ। ये बहुत बड़ी जो है इसकी भूपेंद्र हुड्डा की में ये राजनीतिक रूप से हार है, और कांग्रेस पार्टी की भी ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने दूसरा, जैसे शैलजा का 15 दिन जो है चुनाव प्रचार से ही वो दूर रही, और लोगों में मैसेज गया कि उनके जो समर्थकों को टिकट नहीं मिली, और 70-72 समर्थक जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के वो टिकट ले गए, तो इसका मतलब जो जाट मुख्यमंत्री आ रहा है। तो आपको लगता है कि कल को फिर से शैलजा बयान देगी कि टिकटों का बंटवारा ठीक नहीं हुआ? नहीं, अब तो वो बयान देते रहे, क्या फर्क पड़ता है, सत्ता तो उनके हाथ से निकल गई ना, सत्ता तो निकल गई। जीता जताया मैच हार गए, लेकिन वो अब देखो पूरा प्रदेश में हर किसी को देखो वो करना होता है, ये थोड़ी कि एक जाति को आप प्रमुखता दे रहे हो तो ये दूसरी जातियां वो ऐसे आपको तस्तरी में थोड़ी, जब उनको पता है कि सत्ता दूसरे को आ रही है और मेरी वजह से आएगी तो मैं उसको तस्तरी में से जाके थोड़ी दूंगा, मैं प्रयास तो करूंगा ना। तो गैर जाट एकजुट हुए। अब गैर जाटों के आप ये कहीं देखो, कहीं आप सर्वे कर लो, मैं 30-35 साल से ये मेरा पूरा इस तजुर्बा है, और मैं आज मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैंने जो सोचा और जो मैंने जज किया वो 100% सही हुआ। लेकिन अब मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था। अब किसी से बात करते वो मजाक करते थे। अब ये बात मैं किसी सर्कल में कहता, मैंने कहा इससे ज्यादा, अब मैंने कल भी लिस्ट बनाई हुई 19-20 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल फाइट वाली है। दूसरी वो सारी की सारी सीटें चलेगी। वो फाइट मीन्स 10,000 से कम वोटों की हार जीत, और मैं कह रहा हूँ कि 10,000 की अगर कांग्रेस जीत है तो 10,000 वाली जीत का मतलब बीजेपी जीतेगी वहाँ। और दूसरी बात, आप एक चीज आप और देखिए, हम बार बार कहते कि सोनीपत जिले में हमने असेसमेंट किया कि 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, अब शायद 5 जीत गई। 4 सीटें मैंने कहा रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये गढ़ है। बादरगढ़ में मैंने कहा ये कांग्रेस हारी है बुरी तरह से, 40,000 से आ रही है वहाँ पर, ये हमारी कैलकुलेशन थी। तो बादरगढ़ तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर का हिस्सा है ना। तो जब अगर भूपेंद्र हुड्डा इतने ताकतवर थे, ये जो उसके बारे में बात कर रहे थे,
आज ये पता नहीं वो क्या उनका दलील देंगे, कैसे देंगे, ये हमसे हमसे तो बात हम तो कर नहीं सकते कि आज बोल दें और बिल्कुल हमारी चीज के विपरीत अगर कोई नतीजा आ जाए तो हमसे तो बात करनी मुश्किल हो जाए। लेकिन अब वो लोग पता नहीं कैसे बोलेंगे। जब बहादुरगढ़ में 40,000 से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार रहा है और सोनीपत में हम कह रहे थे 4 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो आप अंदाजा लगाइए फिर लहर कहाँ पर है, भूपेंद्र हुड्डा की लहर कहाँ है। रोहतक सोनीपत झज्जर उसका मेन जो उसका बेस ग्राउंड मतलब जो होल्ड है जहाँ पे उसकी, वहां पर जब 4 सीटें सोनीपत में हार रही है कांग्रेस पार्टी, तो कैसे 50-60 तो कल्पना नहीं कर तो फिर सकते 60 सीटों का क्या मतलब था। और कोई आदमी 60 से कम मानने के लिए तैयार नहीं था। अब सट्टे वालों ने लूट लिया लोगों को। हर आदमी कहती है कांग्रेस की लहर है, सब लोगों ने 60 58 57 सीटें सब लोगों ने यस करी है, सारे सब लोगों के पैसे लगे हैं। ये हमें तो मालूम है नहीं चीजें, ठीक है। लेकिन कोई बात उस वक्त कोई अब, लेकिन मेरे को एक बात की तो है ना कि जो बात हम सोच रहे थे, जिस बात पे हमने सोचा कि रिजल्ट यहाँ से निर्धारित होगा, रिजल्ट वहीं से निर्धारित हुआ है। ठीक है, ये सर का खुद का चैनल है। इन्होंने 21 अगस्त को एक वीडियो डाल दिया था कि एससी वर्ग में सेंध लगाने के लिए भाजपा का नया खेल। तो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने तो पहले से ही अपनी जो पूरी की पूरी थ्योरी घड़ ली थी, उन्होंने उनके जहन में ये सारा मुद्दा चल रहा था। तो ये तो वाकई सर आपका तो सब कुछ सही निकल गया। आपको लगता है कि इससे बड़ी भूल भी आपको नजर आ रही है कांग्रेस की कोई? नहीं, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में मरी है। हाँ। अब पता क्या होता है, अब इनको कोई हमारे जैसा जाके कोई बता देगा ऐसी बात कि आप ऐसे ही इसमें मार खा रहे हो, तो वो लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और क्योंकि उनके पास जो 10 आदमी आते हैं, 10 ये कहते हैं जी हम जी जीत रहे हैं जी, 60 जीत रहे हैं, 70 जीत रहे हैं, 80 जीत रहे हैं, तो वो उनकी वो बातें उनको अच्छी लगती है। जब कोई हमारा जैसा व्यक्ति न्यूट्रल व्यक्ति जाके कहे कि नहीं जी आप ऐसे हार रहे हो, यहाँ आप कंसिडरेशन करिए, ये सीटें आपकी इसमें यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो वो लोग बात उनके दिमाग में नहीं आती है, उनका भाग्य नहीं काम कर रहा होता। सांसद साहब एक और छोटी सी बात है, जब हम चुनाव प्रचार को देख रहे थे तो हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इसी बात को लेकर कह रहे थे कि आपकी सरकार आ रही है, और दीपेंद्र हुड्डा कहते थे कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सैलजा ने इस बात को बार बार दोहराया कि इस बात को तो आला हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक? खैर आपने भी जिक्र कर ही दिया, आला हाईकमान अगर इस बात को संज्ञान में लेता, बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा जाता, तो शायद बात बन सकती थी जो आप कह रहे हैं कि वो कैडर जो देखना नहीं चाहता था, हर बार ही 10 साल उन्होंने देख परख लिया था, तो शायद कांग्रेस को कुछ रिकवरी मिल जाती, कुछ वेंटिलेटर पर आने में सहूलत हो जाती, जो आज स्थिति इतनी नाजुक होगी इमरजेंसी में। नहीं देखो, इसमें 2 बातें होती हैं। वो क्या होता है कि कुछ चीजें हमें करते हैं तो उसका लाभ मिलता है, कुछ चीजें हम नहीं करते हैं तो उसका लाभ मिलता है मुख्यमंत्री घोषित। जैसे बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, तो उन्होंने बीसी का मुख्यमंत्री घोषित किया। 9.5 साल तक उनका मुख्यमंत्री पंजाबी कम्युनिटी से रहा, तो उन्होंने पंजाबी कम्युनिटी को तो कंसोलिडेट कर लिया अपने साथ। उनका मुख्यमंत्री 9.5 साल उनको दिया खट्टर को, और उसके बाद में खट्टर साहब को केंद्रीय मंत्री बना दिया, तो वो कंसोलिडेट हो गए ना पंजाबी कम्युनिटी। अहिरवाल में उन्होंने उनको पता है राव इंद्रजीत सबसे ताकतवर व्यक्ति है, तो उन्होंने राव इंद्रजीत के कहने से वहां पे टिकटें बांटी और उस वोट बैंक को अपने को कंसोलिडेट किया। उसके बाद में पूरे स्टेट में उन्होंने बीसी का मुख्यमंत्री बनाकर, अब बीसी कम्युनिटी भी एक बहुत बराबर की कम्युनिटी है और कुछ बेल्ट में तो वो बहुत, लेकिन अब उसके बाद में एससी को उन्होंने साधा, ये 2 जगह फाड़ कर। तो ये तो रणनीति बीजेपी की तो बहुत जबरदस्त थी। अब कांग्रेस कहाँ मार खाई, कांग्रेस ये उनको हुड्डा को ये मालूम नहीं था, दीपेंद्र हुड्डा ये अपरिपक्व साबित हुए हैं इस गेम, ये गेम माइंड होती है इलेक्शन जो है। अब उनको मालूम है आपके पास आपके 70 व्यक्ति को टिकटें मिली हैं, तो ये तय है कि आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। हाईकमान ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, तो अब तो आप 4 जगह आप कह दो, आप जाके राव जो आपका इलाका है अहिरवाल का, वहाँ पे अजय कप्तान अजय यादव को प्रमोट कीजिए आप, तो वहाँ पे 5-7 सीटें प्लस होंगी। आप शैलजा को फ्री हैंड देते, वो चुनाव प्रचार करती, लोगों को ये लगता कि शैलजा भी मुख्यमंत्री बन सकती है, तो जो उनका वोट बैंक है वो वोट बैंक कांग्रेस को मिलता। अब रणदीप सुरजेवाला एक बड़े लीडर थे, वो उनको इस इलाके में प्रमोट किया जाता। जैसे पिछली बार 2014 में जब फर्स्ट टाइम आई बीजेपी, तो उन्होंने ये रणनीति अपनाई थी, उन्होंने अनिल विज को प्रमोट किया, कैप्टन अभिमन्यु को प्रमोट किया। जब भी इनके बड़े नेता आए कि सबसे बड़ा पद इनको दिया जाएगा, वो ऐसे बोला करते थे। जो बादली से जो है वहाँ प्रमोट किया उन्होंने। मनोहर लाल खट्टर तो मुकाबले में नहीं थे, रामविलास शर्मा हुआ करते थे उस वक्त बड़े प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो कहते ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उनको 4-5 ऐसे प्रत्याशी प्रदेश के 4-5 क्षेत्रों में अलग अलग
उन्होंने इस प्रकार प्रमोट कर दिए कि सबको ये लगा कि ये व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और वो सब लोग चुनाव जीते और उनके ठीक है। आसपास की सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन यहाँ फायदा क्या हुआ? यहाँ तो उन्होंने ये कह दिया कि फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन बनेंगे भूपेंद्र हुड्डा। तो फिर फैसला हाईकमान क्या करेगा? तो आपने तो भूपेंद्र हुड्डा को बना ही रहे हो। इससे जो भूपेंद्र हुड्डा की एंटी लॉबी थी, भूपेंद्र जाटों का जो दूसरा मतदाता था, पूरा गैर जाट मतदाता, और दूसरा देखो आप ये कितनी बड़ी इनकी भूल हुई है। जब इतना बड़ा यहाँ पे था पूरे प्रदेश में, एक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट था कि उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी, कोई इसमें शक की वाली बात नहीं है। और ये बात जो गरीब वर्ग था पूरे प्रदेश का, या जो लोग बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है, उन लोगों के लिए एक उम्मीद जगी थी कि हम पढ़ाई करके, हम एजुकेशन के मार्फत हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें जो है ये बीजेपी की मैं एक उपलब्धि मानता हूँ। लेकिन जब अभी चुनाव शुरू हुआ, शुरू होते ही जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने घोषित कर दिया कि हम अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, अपना घर भरेंगे, नौकरी हम हमारे कोटे से 200 की देंगे। अब उन लोगों को, जो बच्चे घर बैठे हैं, जिनकी कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है, उन लोगों को, उन बच्चों को ये लगा कि अगर सरकार कांग्रेस की आ गई तो हमारा भविष्य धूमिल हो जाएगा, हमारे लिए नौकरी वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ना तो अप्रोच है और ना ही उनके पास पैसा है। अब इस बात का काट जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा उसको खमियाजा इस बात का भुगतना पड़ा है। ठीक है सर, आपने बहुत बारीकी के साथ, तथ्यों के साथ समझाया। आपका बेहद बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ महावीर सारन लगातार बने हुए थे, और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है भाजपा ने, और 2 सीटों पर आईएनएलडी, 3 पर जो कि स्वतंत्र आजाद प्रत्याशी जीते हैं, और कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। अब जल्द ही नायब सैनी के नेतृत्व में ताजपोशी होगी। ये विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर, दशहरे के दिन पूर्ण तरीके से जो ताजपोशी होगी, और किस किस को मंत्रालय मिलता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये हैरान करने वाले आंकड़े भी धरातल पर जब जाकर विश्लेषक देखते हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं, बल्कि ये स्ट्रैटेजी प्लान थी। लेकिन कांग्रेस का हवाई बातों को रखना, सिर्फ लहर के नाम पर चुनाव लड़ना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा खामियाजा दे गया। खैर, आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में देखेंगे। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।